नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे रीट के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर। आज का हमारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, चिंतन, कल्पना और तर्क। इनसे रिलेटेड 65 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए चिंतन, कल्पना और तर्क से रिलेटेड ये 65 प्रश्न आप जरूर देखें दोस्तों। बाकी हमने अधिगम और बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है वो देख लिए हैं, जिनकी जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। रीट मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर दोस्तों। तो क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हम यहां पर बात कर रहे हैं चिंतन की। यह चिंतन होता क्या है, सबसे पहले यह देख लीजिए मित्रों। चिंतन प्रतिमाओं, प्रतीकों, संपत्तियों, नियमों या अन्य मदस्थ जो इकाइयां होती है उनके मानसिक जोड़तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। दूसरी तरह से अगर हम कहें तो चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जो हम लोगों को उद्दीपन तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक प्रतीकों के रूप में चित्रण के द्वारा किसी जो समस्या है उसका समाधान करने का सुझाव देती है, वो ही क्या है, चिंतन है दोस्तों। तो क्वेश्चन एक देखिए, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने प्रस्तुत की? रॉस, ड्रेवर, वुडवर्थ या जॉन डीवी? बात कर रहे हैं चिंतनशील सोच की, तो यह चर्चा की थी जॉन डीवी ने। किसने की थी? जॉन डीवी ने। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण किसे माना जाता है? ग्राहम वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण है वो किसको माना जाता है? उपक्रम, उद्भवन, मूल्यांकन या ऊष्मा देना? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। किसको माना जाता है मित्रों? उपक्रम को माना जाता है। 1 नंबर। यहां पर बताइए मित्रों, चिंतन कितने प्रकार का होता है? चिंतन 2 प्रकार का, एक शौली, दूसरा यथार्थवादी चिंतन दोस्तों। परिभाषाएं हम आगे देखेंगे कि कौन से होते हैं। यहां पर हम बात करने हैं ना सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक जो चिंतन है ना मित्रों, यह यथार्थवादी जो दूसरा प्रकार है ना, पहला प्रकार है शौली चिंतन, दूसरा है यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन, इसके यथार्थवादी के 4 प्रकार है मित्रों, 3 प्रकार है। एक अभिसारी, दूसरा सृजनात्मक और तीसरा आलोचनात्मक। ये 3 प्रकार यथार्थवादी चिंतन के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चिंतन है क्या? चिंतन है क्या मित्रों? क्या है चिंतन? प्रतीकों का उपयोग, भाषा का प्रयोग, संगीत प्रक्रिया का प्रयोग, संपर्त्य अधिगम का प्रयोग। चिंतन किसको कहते हैं मित्रों? हमने परिभाषा देखी थी, चिंतन के अंदर प्रतीकों तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़तोड़ करके समस्या का समाधान निकाला जाता है, मतलब प्रतीकों का उपयोग है। ये ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है मित्रों? चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू है, वेलेंटाइन, स्किनर, रॉस या वाटसन? किसका है यह कथन? यह कथन है आपके जे.एस. रॉस का। किनका है? जे.एस. रॉस का। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। संबंधित कथन किसका है? मर्सेल का, वेलेंटाइन का, स्किनर का या जे.एस. रॉस का? समस्या का ज्ञान तथा समस्या का समाधान ही चिंतन है। यह किसने बताया मित्रों? यह बताया था मर्सेल ने। यह कथन किसका है? मर्सेल का है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अटेंड कीजिए, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक गतिविधि है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या उक्त सभी? चिंतन के अंदर मस्तिष्क में प्रतिमाओं, प्रतीकों का गठजोड़ होता है, जोड़ तोड़ होता है, तो क्या हो गई? ये संज्ञानात्मक गतिविधि हो गई आपकी। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
मान लीजिए कि आप शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने विद्यालयों की शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने के लिए क्या योजना बनाएंगे मित्रों? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। निम्न स्तरीय अभिसारी चिंतन, उच्च स्तरीय अभिसारी चिंतन, निम्न स्तरीय अपसारी चिंतन या उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन। बताइए मित्रों, क्या योजना आप बनाएंगे? दोस्तों, आप क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन, आगमनात्मक चिंतन जिसको हम कहते हैं मित्रों, वो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में कौन सा कथन गलत है? कौन सा? पहला, ज्ञान तथा अनुभव की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता एवं लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। यह आपका गलत है। यहां पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है क्रिएटिविटी थिंकिंग, आगमनात्मक चिंतन। जो सृजनात्मक चिंतन होता है, समझिए इसको, सृजनात्मक चिंतन, जो सृजनात्मक चिंतन होता है, इस चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निष्कर्ष, एक स्थान पर पहुंचते हैं मित्रों। तो इस वजह से सृजनात्मक चिंतन क्या होगा? रचनात्मक चिंतन होगा। क्या होगा? रचनात्मक चिंतन। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 अटेंड कीजिए। चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? चित्तर, प्रतीक, भाषा या मांसपेशीय क्रिया? चित्तर, प्रतीक और भाषा तो चिंतन में चाहिए, मांसपेशीय क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलिए। चिंतन के सूचना प्रक्रमण का सही क्रम बताइए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण का सही कथन है वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो देखिए यहां पर दिया गया प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया का चयन, पूर्व संक्रमण और श्रेणीकरण दोस्तों। अब आपको यहां पर बताना क्या है कि जो सही क्रम है वो बताना है। तो देखिए सबसे पहले इन चारों में से आपके जो होगा वो होगा पूर्व संक्रमण, फिर होगा श्रेणीकरण, उसके बाद होगा प्रतिक्रिया का चयन और उसके बाद होगा प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन। तो यहां पर देखिए 3, 4, 2, 1 ऑप्शन यहां पे 2 सही है आपका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है रीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन चिंतन के विषय में गलत है। कौन सा कथन है जो चिंतन के विषय में गलत है वो बताना है। पहला, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है, यह तो सही है आपका। चिंतन सूचना प्रक्रमण का समुच्चय है, यह भी आपका सही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, यह भी आपका सही है। चिंतन और भाषा असंबंधित है, यह आपका संबंधित होते हैं, ये एक को हटाने पर सही होगा। तो ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, राम 6 वर्षीय बालक है जो यह सोचता है कि जब माता पिता बाजार से आएंगे तो उसके लिए खिलौने लाएंगे। राम किस चिंतन को काम में ले रहा है? सृजनात्मक, प्रत्यक्षात्मक, अभिसारी या आलोचनात्मक? समझने का प्रयास कीजिए। यहां पर जो राम है वो 6 वर्ष का बालक है, ये सोचता है कि माता पिता बाजार गए हैं, वो जब आएंगे तो खिलौने लाएंगे। यहां पर कौन सा चिंतन वो काम में ले रहा है मित्रों? कौन सा चिंतन काम में ले रहा है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन काम में ले रहा है वो। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सृजनशील बालकों में कौन सा चिंतन पाया जाता है? अभिसारी, अपसारी, अमूर्त या मूर्त? कौन सा चिंतन है सृजनशील बालकों के अंदर? कौन सा? अपसारी चिंतन। कौन सा पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है दोस्तों। सृजनशील बालक, अपसारी या आगमनात्मक चिंतन भी जिसको हम कहे। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसे कहा है? जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन किसको कहा? अतार्किक, अमूर्त,
तार्किक अपसारी। किसको कहा था मित्रों? तार्किक चिंतन को जॉन डीवी ने विचारात्मक चिंतन कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यह भी आपके लिए। यहां पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है जो सही रहेगा दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। वह चिंतन जिसमें मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। मौलिकता और जिज्ञासा प्रवृत्ति को अधिक महत्व है। अभिसारी में, अपसारी में, तार्किक में या सभी में? किस में दिया जाता है? मौलिकता और जिज्ञासा। जब हम उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे तो अपसारी चिंतन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से चिंतन से संबंधित नहीं है। चिंतन से संबंधित आत्म केंद्रित है, संजीवतावाद है, यथार्थवाद है, आदर्शवाद नहीं है। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। सृजनशील बालकों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी रहती है? जो सृजनशील बालक है उनके लिए प्रायोजना, समस्या समाधान, खेल विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। सृजनशील बालकों के लिए जो सबसे अच्छी विधि रहती है वो है मस्तिष्क उद्वेलन विधि दोस्तों। 18 का सही है 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है। चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है। यह कथन या यह किसका मानना है दोस्तों? आसगुड का, टिचनर का, स्किनर का, वाटसन का? चिंतन एक प्रकार का उपवाचिक बातचीत है। यह किसका मानना है? वाटसन का मानना है दोस्तों। किनका? वाटसन का। ऑप्शन सही है 4 यहां पे। क्वेश्चन नंबर 20। किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक पहेली को तैयार किया? अगर कठिन क्वेश्चन बनता है तो यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। तो बताइए, किस मनोवैज्ञानिक ने चिंतन के लिए हृदय एवं धनुष नामक जो पहेली है उसको तैयार किया? कोहलर ने, मॉर्गन ने, रूजर ने या थोरनडाइक ने? किसने किया था? रूजर ने किया था। 3 नंबर ऑप्शन। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21। चिंतन के संबंध में पानी गड़ा समस्या पर प्रयोग किसने किया? पानी गड़ा समस्या पर प्रयोग मॉर्गन, स्किनर, लुचिंस या मेयर? किसने किया था मित्रों? लुचिंस ने। किसने किया था? लुचिंस ने। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22। चिंतन और कुछ नहीं केवल अंतर्निहित भाषा है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया मित्रों? चिंतन और कुछ नहीं है, केवल अंतर्निहित भाषा है। यह किसके? संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद? किसके द्वारा दिया गया यह विचार? व्यवहारवाद के द्वारा। ऑप्शन यहां पे रहेगा 4 सही। क्वेश्चन नंबर 23। चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? चिंतन का प्रारंभ किससे होता है? भाषा से, तर्क से, पूर्व अनुभव से या समस्या से? चिंतन का प्रारंभ होता है जब समस्या आती है तब। कोई समस्या आती है तभी तो हम चिंतन करते हैं ना। तो चिंतन का प्रारंभ समस्या से होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? पहला देखिए, आधा का प्रतिलोम क्या होता है? दूसरा देखिए, न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या होती है? तीसरा देखिए, अधिक मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध उपयोगी है? और चौथा देखिए, जोड़ घटाओ का विलोम होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? तो क्वेश्चन क्या है? चिंतन की गहन प्रकार की शैली कौन सा पर्सन है जो बता रहा है? 4 नंबर वाला। जोड़ घटाओ का विलोम होता है, इसका तात्पर्य क्या है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। ये एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। जैसे पहला क्या है? न केवल यह पूछकर कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। वह देखिए, उन्हें एक पर्सन के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसको? समानता को, आलोचनात्मक सोच को,
एकीकृत सोच को, अवधारणा मानचित्रण को। किसको कर रहा है? आलोचनात्मक सोच को और आलोचनात्मक चिंतन। किसी वस्तु, घटना, तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेना, यही होता है आलोचनात्मक चिंतन दोस्तों। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है? जैसा कि एलकिंड द्वारा बताया गया है। समझना है इस क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है? जैसा कि एलकिंड मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया आदर्शवाद, वाद विवाद की प्रवृत्ति, सुनिश्चितता यानी आग्रहिकता और विशिष्टता की प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए और सही रहेगा ऑप्शन 3 यहां पे, सुनिश्चितता या आग्रहिकता। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ऐसे क्वेश्चन शायद ही आपने कहीं पर देखे होंगे, कोई पुस्तक आपको मिली जहां पर ये क्वेश्चन आपको मिले होंगे। तो 27 है, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो है। कौन से मित्रों? विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति के अंदर कौन से? पहला देखिए, मूर्त अनुभव प्रदान करना, उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना, कुछ उत्पन्न करना और निर्माण करना, प्रतिक्रिया की विधियों का चिंतन करना। विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं और कौशल विकसित करने में सहायक है जो उचित व्याख्या, विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए पहले। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। गलत। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, यह भी नहीं। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, यह कार्य करना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, चिंतन के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन सत्य? पहला, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है। सही है बात मित्रों, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है दोस्तों। दूसरा देखिए, चिंतन लक्ष्य केंद्रित होता है, जो समस्या है उसका समाधान ही चिंतन के द्वारा किया जाता है। तीसरा देखिए, चिंतन में विविध मानसिक संरचनाओं को शामिल किया जाता है। सही बात है। चिंतन व्यक्ति के व्यवहार का विशिष्ट गुण है, यह भी सही है। चारों सही है, ABCD यहां पर, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 30, सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है। सभी चिंतन प्रक्रिया किस पर आधारित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही उत्तर मिल जाना चाहिए साथियों इसका। तो बताइए, सभी चिंतन प्रक्रियाएं किस पर है? समस्या समाधान पर। कोई सा भी चिंतन हो, जब समस्या आएगी तभी होगा वो। क्वेश्चन नंबर 31, रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार है? कल्पना टॉपिक शुरू हुआ है यहां से आपका। चिंतन के देख लिए और आ जाएंगे आगे 5-7 क्वेश्चन चिंतन के। अब कल्पना के 8-10 क्वेश्चन है जो बनते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कल्पना होती क्या है? कल्पना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो हमने पूर्व की जो हमारी अनुभूति है उसके आधार पर हम कुछ नए विचार है उनका क्या करते हैं? सृजन करते हैं। पूर्व में जो हमने कुछ ने सीखा है उसके आधार पर कुछ नए विचारों को जन्म देना ही कल्पना करना है। पहला देखिए, रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार है? बात यहां पर हम कल्पना की बात करें, कल्पना 2 प्रकार की होती है। एक होती है पुनरुत्पादनात्मक कल्पना, दूसरी होती है उत्पादनात्मक कल्पना। उत्पादनात्मक जो कल्पना है मित्रों, इसमें ग्राही कल्पना और सृजनात्मक कल्पना होती है। ग्राही और सृजनात्मक कल्पना दोस्तों। अब पूछा है कि रचनात्मक कल्पना किसका एक प्रकार है, तो किसका हो गई? उत्पादनात्मक कल्पना का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दे तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दे। तो ध्यान दीजिए, पहला, परिणामवादी कल्पना का आधार भौतिक होता है। सही है। परिणामवादी कल्पना में कार्य परिणाम के बाद व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है, यह भी सही है।
परिणामवादी कल्पना में व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है, यह गलत है। पहला और दूसरा यहां पे सही है आपका, तो ऑप्शन 3 देखिए, 1 और 2 यहां पे सही रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि शिक्षक द्वारा ताजमहल का वर्णन किए जाने के बाद कोई छात्र उस ताजमहल की कल्पना अपने आप करना प्रारंभ कर देता है तो इसे कहा जाता है। शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं, वो कोई चीज जो आपने देखी नहीं है उसके बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो आप उसकी कल्पना कर लेते हैं, उसका मन के अंदर एक चित्र है जो बन जाता है आपके। तो बताइए इसे कौन सी कल्पना है वो कहा जाता है दोस्तों? परिणामवादी, ग्राही, सौंदर्यबोधी या सैद्धांतिक कल्पना? दोस्तों इसे कौन सी कल्पना कहा जाता है? ग्राही कल्पना। और ग्राही कल्पना किसको कहा जाता है? उस कल्पना को कहा जाता है किसी दूसरे के कही हुई बात के आधार पर हम ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार अपने मन में हम कल्पना करते हैं दोस्तों, उसको ही ग्राही कल्पना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गत अनुभूतियों की यादों और गत प्रतिमाओं को पुनर्गठित कर एक नई संरचना करने की प्रक्रिया को कल्पना कहा जाता है। यह परिभाषा रेबर ने दी, थॉमसन ने दी, मैकडूगल ने दी या जेम्स ड्रीवर ने दी? यह परिभाषा है ड्रेबर की। किसकी है मित्रों? रेबर की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे आ गया, चिंतन तथा कल्पना में कौन सा अंतर है? पहला, चिंतन लक्ष्य से निर्देशित है। लक्ष्य समस्या आई, उसका चिंतन के द्वारा हम समाधान करते तो एक लक्ष्य की ओर चलता है, जबकि कल्पना में व्यक्ति संबंधित विचार यादृच्छिक रूप से मन में लाता है। कोई भी बात वो सुनता है तो उसके बारे में वो विचार मन में लेकर आता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा ये सही है, पहला अंतर है आपका। यथार्थवादी चिंतन में तर्क होता है जबकि कल्पना में कोई तर्क नहीं होता, यह भी सही है आपका। चिंतन में प्रयत्न तथा त्रुटि की प्रक्रिया होती है। चिंतन में कोई समस्या है उसके बारे में हम प्रयत्न करते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं होता, फिर त्रुटि हो जाती है, फिर हम प्रयत्न करते हैं, अगर उस बार भी समाधान होता त्रुटि हो जाती है, फिर प्रयत्न करते हैं। तो चिंतन में प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया, जबकि कल्पना में प्रयत्न और त्रुटि नहीं होती है, तो यह भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी ये तीनों के तीनों सही है। यहां पे 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 36, किस विद्वान ने सौंदर्यबोधी कल्पना को कलात्मक कल्पना व अनोखी कल्पना कहा है? सौंदर्यबोधी कल्पना इस तरह की कल्पना के द्वारा व्यक्ति है जो सौंदर्य की अनुभूति होती है। जैसे कोई सुंदरी का वर्णन करने के लिए पहले कल्पना एक कवि के द्वारा की जाती है, वो किस में आएगी? सौंदर्यबोधी में। अब देखिए मित्रों, इसमें क्या कहा गया है कि कलात्मक कल्पना और अनोखी कल्पना सौंदर्यबोधी को किसने कहा? रेबर, थॉमसन, मैकडूगल या जेम्स ड्रीवर ने? किसने कहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स ड्रीवर ने कहा था। यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, यदि कोई छात्र बैठे बैठे हवाई जहाज से सैर करने की कल्पना, तो कभी प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की कल्पना, तो कभी लाल किले पर झंडा फहराने की कल्पना, तो कभी हवाई जहाज में उड़ने की कल्पना, तो कभी पेरिस घूमने की कल्पना, तो ये किस कल्पना के उदाहरण होंगे मित्रों? ये सभी किस कल्पना के उदाहरण होंगे? कलात्मक, अनोखी, व्यवहारिक या सौंदर्यबोधी? ये होंगे अनोखी कल्पना के उदाहरण। किसके होंगे? अनोखी कल्पना। जो अनोखी कल्पना होती है मित्रों, इसके अंदर उटपटांग कल्पनाएं होती है। उटपटांग कल्पना, इसको उटपटांग कल्पना भी कहा जाता है। उटपटांग होती है, जो कार्य उसने सिद्ध नहीं करने हैं उसके बारे में वो सोचता रहता है। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, जिस कल्पना के आधार पर हम कुछ नई अभौतिक तत्वों का निर्माण, जैसे किसी कविता का लेखन कर पाते हैं, उसे कहा जाता है? ग्राही, परिणामवादी, सौंदर्यबोधी या सृजनात्मक कल्पना? क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है सृजनात्मक कल्पना। क्या कहा जाता है? सृजनात्मक कल्पना। दोस्तों कुछ नए तत्वों का निर्माण जो करते हैं वो सर्जन होता है ना, उसी प्रकार। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा के दृष्टिकोण से सबसे उपयोगी किस कल्पना को बताया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परिणामवादी व सौंदर्यबोधी कल्पना को, सैद्धांतिक व कलात्मक कल्पना को, अनोखी कल्पना व कलात्मक कल्पना को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? शिक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी है वो है परिणामवादी व सौंदर्यबोधी कल्पना दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है यह आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन सी तर्क प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? अब आ गया आपका तर्कणा दोस्तों, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, तर्कणा, वो चीज शुरू हो गई है। तर्कणा समस्या समाधान व्यवहार, जिसकी अच्छे तरह से निर्मित जो प्राक कल्पनाएं होती है उनकी क्रम रूप से जांच हम करें, समाधान तार्किक ढंग से करें, तो उसी को तर्कणा कहा जाता है मित्रों। तर्क आपसे पूछा जाए कि इसके बारे में आपका क्या तर्क है, तो आप उसके बारे में आपके अनुभव, जो गत अनुभव है, उनके आधार पर जो तर्क देते हैं उन्हीं को तर्क कहते हैं दोस्तों। अब मित्रों यहां पर हम बात करें तर्क की, तो तर्क है ये 4 प्रकार का होता है। निगमनात्मक तर्कणा, आगमनात्मक तर्कणा, आलोचनात्मक तर्कणा, सादृश्यवादी तर्कणा। तो कुल मिलाकर तर्कणा कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। और यहां पर जो आपका सही रहेगा क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है निगमनात्मक तर्क दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, निगमनात्मक तर्क में निम्न शामिल होता है। क्या शामिल होता है? अभी अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क शामिल होता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, जब कुछ थ्योरी या सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है तो विशेष मामलों को समझाने के लिए लागू किया जाता है, तो इसे निम्न रूप में जाना जाता है। किस रूप में? निगमनात्मक तर्क के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43 में चलते हैं। कक्षा 12 से 15 वर्ष की अवस्था में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है और बालक वस्तुओं और चरों को तोड़ मरोड़, हेर फेर कर वह परीक्षण से सीखता है। यह किसका द्योतक है मित्रों? किसका द्योतक है ये? विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता का द्योतक है ये। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक समाज समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किसके? सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक या सर्जनात्मक? तार्किक विचारों के आधार पर। एक समस्या सुधारक बच्चा है जो तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? किसी बालक से दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करेंगे, समूह चर्चा का आयोजन करवाएंगे। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना आधारित होती है किस पर? देखिए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। किसी कार्य के जो भौतिक परिणाम है वही उसकी अच्छाई और बुराई को, तो नैतिक तर्कना है, इसी पर आधारित होती है 9 वर्ष के बालक में। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 में चलिए मित्रों, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह का एक उदाहरण है। किसका है? देखिए मित्रों, समझिए, यहां पे कविता का विवरण समझाकर कक्षा में फिर कविता को पढ़ा रहा है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जा रहा है। कौन सा हो गया? आगमनात्मक तर्क हो गया यहां पे। क्वेश्चन नंबर 48, किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता को कहा जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में किसी दिए गए सामान्य सिद्धांत को लागू करने की क्षमता। क्या? आगमन तर्क, अपवादिक तर्क, निगमन तर्क, तार्किक तर्क। क्या कहलाती है? तार्किक तर्क कहलाती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से जो उपलब्ध जानकारी है उसको निष्कर्ष में स्थानांतरित किया जाता है? तर्क के आधार पर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषताएं बताई जाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के? निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में। क्वेश्चन नंबर 51 है, तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त होता है।
तर्क के अंदर एसोसिएशन है जो एक समस्या से शुरू होता है और एक के साथ समाप्त होता है। किसके साथ? समस्या से शुरू होगा तो समाधान ही होगा ना उसका, तो किसके साथ समाप्त होगा? समाधान के साथ समाप्त होगा वो। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसे रिक्त स्थान चिंतन के नाम से जाना जाता है तब होता है जब कोई व्यक्ति कला संबंधी, साहित्य, वैज्ञानिक या प्रायोगिक समस्याओं के संभावित विविध समाधानों के बारे में मुक्त रूप से विचार करता है। कौन सा होता है ये मित्रों? यह होता है आपका अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 53, तर्क निम्न पर आधारित है। तर्क किस पर आधारित होता है? निगमनात्मक तर्क पर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें तथा दिए गए कूट संकेत के आधार पर उत्तर दीजिए। पहला देखिए, तर्कणा चिंतन की एक प्रक्रिया है। पहला सही है आपका, तर्कणा होती है, जो तर्क होता है वो चिंतन की ही क्या है? प्रक्रिया। चिंतन जब करते हैं तो उस समय नए नए तर्क आते रहते हैं। दूसरा देखिए, तर्कणा में क्रमबद्धता पाई जाती है। यह भी सही है। तर्कणा में व्यक्ति किसी विषय के विपक्ष में तर्क करते हुए एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता। पहला और दूसरा ही सही है यहां पे, तो 3 नंबर 1 व 2 यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राम एक 10 वर्षीय बालक है। राम है जो क्या है? 10 वर्षीय बालक है जो निश्चित तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। राम किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? किस चिंतन का प्रयोग कर रहा है? यथार्थवादी चिंतन का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब कोई बालक दिए गए तथ्यों के गुण, दोष तथा सही व गलत होने का पता लगाता है तो किस चिंतन को काम में ले रहा होता है? किसको काम में लेता है वो? आलोचनात्मक चिंतन को। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 और अच्छा क्वेश्चन, महेश है जो रीट परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अध्यापक पद को प्राप्त करना चाहता है। अतः महेश ने अपना संपूर्ण ध्यान है जो रीट परीक्षा पर केंद्रित किया तथा रीट के संबंध में ही गहन और जटिल चिंतन को काम में लिया। यह प्रक्रिया कैसी है मित्रों? महेश के द्वारा की जा रही प्रक्रिया कैसी है? तार्किक चिंतन की प्रक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 58, प्रकाश 10 वर्षीय बालक है जो लॉकडाउन में घर की टूटी फूटी और पुरानी वस्तुओं से नई वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। प्रकाश किस चिंतन को काम में ले रहा? सिंपल क्वेश्चन, कौन सा चिंतन काम में ले रहा है इनमें से? अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 59 है, जब कोई व्यक्ति अपने संवेगों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है तो एडवर्ड डी बोनो के अनुसार किस टॉप को काम में लेता है? अपने संवेगों, अपने संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना किस टॉप में आएंगे? लाल टॉप के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके संतान जीवन में सफलता को प्राप्त करें और माता पिता का नाम रोशन करें। तो बताइए, एडवर्ड डी बोने के अनुसार अभिभावक किस टॉप को काम में ले रहे हैं? किसको? नीले टॉप को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में क्या शामिल नहीं है? गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन है उसमें धारा प्रवाह है, मौलिकता है, लचीलापन है, लेकिन समायोजन नहीं है उसमें। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, सृजनात्मक चिंतन को जे.एस. ब्रूनर ने किस नाम से संबोधित किया? देख लिया हमने, प्रभावी आश्चर्य से। प्रभावी आश्चर्य से। क्वेश्चन 63, एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया? एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन है उसको किस नाम से संबोधित किया? पार्श्विक चिंतन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 64, मोहन श्रृंखला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तुरंत और सही देता है। गिलफोर्ड के अनुसार मोहन किस चिंतन को काम में ले रहा है? किस चिंतन को? अभिसारी चिंतन को काम में ले रहा है। और अंतिम क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके बता दें सभी साथी। जिन चिंतन का वह रूप कौन सा है जिसमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार को लागू करने की कोशिश की जाए? कौन सा है? प्रतीक्षात्मक चिंतन दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। तो ये थे चिंतन, कल्पना और तर्कणा यानी तर्क से रिलेटेड टॉप 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कैसे लगे एक बार कमेंट करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।